हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का फिर से रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी जेई में जो भी पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन चल रहा है आईआईटी जेई का, हर एक शिफ्ट वाइज को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं ये पता कर पा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप पीवाईक्यूज को ढंग से कर लें तो आपका 90% क्वेश्चन, अभी तक के क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद यही पता चल रहा है कि 90% क्वेश्चन जो बहुत मतलब आप पूरा कर सकते हैं, 100% क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन के बेस्ड पे ही है। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी दो लेक्चर किए हैं और दो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो इन सभी क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। और आज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 9 से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बेसिक क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को भी इंक्रीज करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी मैं आंसर बता दूंगा। यहाँ पे टोटली क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और डीप में डिस्कस करेंगे जितना जरूरी हो सके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे, द बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन। अब ये जो बोर मॉडल है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? तो बोर मॉडल बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और जो अ, एक निश्चित कक्षा में मूव करता है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। तो क्या ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही एक्सप्लेन करता है बोर मॉडल? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। अब देखिए हाइड्रोजन में भी वन इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि कुछ ऐसा एटम भी हो सकता है या आयन हो सकता है। एटम के केस में तो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, आयन के केस में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम तो He+ हो सकता है, ठीक है। और लिथियम की बात करेंगे Li+2 हो सकता है, ठीक है, Li+2 हो सकता है। बेरिलियम की बात करें तो Be+2 हो सकता है। तो इस सब में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हो नहीं गा, सोलर स्पेक्ट्रम तो करता नहीं है, ठीक है। तो दो सी और डी ऑप्शन नहीं होगा। ए और बी में हो सकता है, लेकिन अगर हम बी ऑप्शन देखें तो इसमें हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी आ रहा है। तो बोर मॉडल जो एक्सप्लेन करता है वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है और स्पेक्ट्रम में वैसे एटम या आयन को एक्सप्लेन करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और बोर मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट ये है कि एक निश्चित कक्षा में ये मूव करेगा, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पहला तो ये। दूसरा, जब भी ये मूव करेगा तो ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी या तो ये रिलीज करेगा या गेन करेगा। कब? जब इसका जो फिक्स्ड ऑर्बिट है वो ऑर्बिट चेंज होगा। अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर अंदर से बाहर की ओर एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उस हिसाब से रेडिएशन बनाएगा, ठीक है। और जो निश्चित कक्षा है, जो निश्चित ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें वो मूव करेगा, उसका एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करेगा। और वो क्या होता है कि किसी भी और वैसा ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई आई, तो इसी रेडियस के जो ऑर्बिट होगा उसमें ये मूव करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही होगा। नाउ द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है कि क्या होगा न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का रेडियस किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस का रेडियस नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि क्या ऑर्डर होगा। तो देखिए, रेडियस of any nucleus is equal to r naught into क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के क्यूब रूट के बराबर होगा। तो देखिए, एटॉमिक वेट 1 या फिर 4 हो सकता है, या जो भी होगा उसका क्यूब रूट होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक वेट 1 होगा, तो जो ऑर्डर होगा ये आर नॉट के ऑर्डर में होगा। और ये आर नोट का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। और एग्जैक्ट अगर जाना चाहें तो आर नॉट इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, राइट। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे हम लोग कुछ डेरिवेशन पे बेस्ड जो फॉर्मूला आता है उसे भी हम लोग डेराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेराइव नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे आप शेयर करेंगे।
कि जो रेडियस होता है वो होता है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ध्यान से रखना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्ट इस पे प्रोपोर्शनल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम एम जेड इंटू ई स्क्वायर, जहां पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एम इज द मास हो जाएगा, ठीक है, ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, और एन जो है क्वांटम नंबर हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1 2, और एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। साथ में एनर्जी का जो डेरिवेशन है, सो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस निगेटिव एनर्जी होता है। निगेटिव एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि ये बाउंड स्टेट में होता है। तो इस चीज को हम लोग थ्योरी में कभी अगर करेंगे तो वहां पे देखेंगे। सो एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर E4 इंटू एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर हम स्पीड की बात करें कि किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई ओके एन इंटू एच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत ही आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है, कभी कभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लेता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी की भी बात करते हैं। तो ये एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। सो अगर हम लोग आर एन की बात करें, सो आर एन इज इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। R1 क्या होगा? पहला रेडियस, एन इज इक्वल टू 1 के लिए जो रेडियस होगा। अगर E1 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एनर्जी की बात करें तो सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू को अगर हम डालेंगे तो ये हमारा एनर्जी आता है E1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो नेक्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है, अगर एनर्जी की बात करें, फर्स्ट में अगर ई है तो सेकंड में क्या हो जाएगा? ई डिवाइड बाई 4, थर्ड में क्या हो जाएगा? ई डिवाइड बाई 9। स्क्वायर के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम वी की बात करें, कांस्टेंट डालने के बाद वी इज इक्वल टू हम लोग करेंगे V1 डिवाइड बाई एन। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में V1 एनर्जी वेलोसिटी है तो सेकंड ऑर्बिट में ये हाफ हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में 1/3 हो जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस देखिए यहाँ पे डिटेल स्टडी तो नहीं कर पाएंगे, बट जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 10 में हम लोगों ने देख लिया कि क्या ऑर्डर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ, किस रेडिएशन का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है? तो यहाँ पे कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ कॉस्मिक रे, ठीक है, इसे याद रखना है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये आएगा। डेटा आपको याद रखना है या नहीं रखना है, बट ऑर्डर आपको जरूर याद रखना है। कॉस्मिक रे आएगा, ठीक है, उसके बाद गामा रे आएगा, ठीक है, गामा रे के बाद एक्स रे आएगा, एक्स रेज, एक्स रेज के बाद हमारा यूवी रे आएगा, यूवी रेज, ओके, यूवी रेज के बाद हमारा विजिबल आएगा जिसमें हम लोग देख पाते हैं विजिबल रेज, ठीक है, विजिबल रेज आएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद हमारा इंफ्रारेड आएगा, इंफ्रारेड, ठीक है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। इंफ्रारेड के बाद हमारे पास आएगा, देखिए आगे भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। तो इसको आपको इस ऑर्डर में ध्यान रखना है कि कॉस्मिक रे से रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो इसका वेव लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वेव लेंथ क्या होगा? लैम्डा इंक्रीज करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो स्पीड ऑफ वेव होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होता है, ये सभी जगह अप्लाई होगा। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ये अप्लाई होगा, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड। तो विजिबल रेज कुछ यहाँ पे, अब ये देखिए कि इस सब चीज को, जो विजिबल रेज है यही हम इसी फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। तो जो नेचर में है एक बहुत छोटा फ्रीक्वेंसी को हम देख पाएंगे, इसके अलावा बहुत सारे रेज को हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें साउंड वेव का, सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन पाते हैं, और ये एक छोटा सा फ्रीक्वेंसी है जिसको हम सुन पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कैपेबल है, जो आदमी है, जो मनुष्य है, वो हर एक चीज को जानता है नेचर के बारे में, धीरे धीरे एक्सप्लोर करता है। जैसे जैसे एक्सप्लोर करता है वैसे वैसे साइंस का डेवलपमेंट होता है और चीजों को समझ में हम समझने लगते हैं। तो नेचर का स्टडी करते हैं, इसको साइंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस है तो नेचर है, नहीं, नेचर है तो साइंस है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत ही शानदार
तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग क्या था उसमें क्या कंक्लूजन निकला था। तो रदरफोर्ड का हमें पता है कि हीलियम आयन का बॉब मार्टिन करवाया था आयरन सॉरी किस पे सोने की पतली परत पे, और बहुत सारे ये चीज थे। तो उसमें ये पाया गया था कि बहुत सारे जो पार्टिकल है वो बिना डेविएट क्रॉस कर जाते हैं। सिंपल सा है कि अगर यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल बिना डेविएट क्रॉस कर सकते हैं, कुछ एक पार्टिकल थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है और बहुत कम पार्टिकल बैक हो जाता है, कुछ एक पार्टिकल थोड़ा सा डेविएट होता है। तो इसे ये निष्कर्ष निकला था कि जो एटम है, एटम के बीच में सेंटर पे एक पॉजिटिव हाईली डेंस्ड मटेरियल है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और सारा का सारा मास उसी चीज पे केंद्रित होता है, उसी चीज पे क्या होता है, केंद्रित होता है। तो इससे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया कि बेसिकली ये चीज आप नाइन्थ का सिलेबस में है ये चीज। तो ये है मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड नहीं, ये मास और एनर्जी कौन दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, इसको भी हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स आर buried deep in the nucleus, the point of impact with matter can precisely determine। तो दो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है रदरफोर्ड में, एक तो ये न्यूक्लियस आया, ठीक है, हाईली डेंस पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ओर चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का स्पेस क्या हो, कहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियर के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन आर ब्यूरिड इन द डीप न्यूक्लियस, बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिक करेंगे, बट ऐसा यहाँ पे न्यूट्रॉन की चर्चा रदरफोर्ड ने नहीं किया था। और ऑप्शन डी जो है मतलब विदाउट लॉजिक द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विथ मैटर कैन इजीली डिटरमाइन, नहीं ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन इसका बी होगा, राइट। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी जितना मैं बोला हूँ उतना में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। कौन सा क्वांटम नंबर इम्पॉसिबल अरेंजमेंट को शो करता है। तो देखिए जनरली चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, और हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा। अगर यहां से एन की कोई भी वैल्यू है तो एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। जैसे हमने बात किया एम की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल से। सपोज कि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। और s की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो +½ या -½। इस चीज को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि प्लस अगर हाफ रहेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो ये कन्वेंशन पे होता है। तो यहां से हम लोग देखते हैं तो क्या अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्या l की वैल्यू 2 पॉसिबल होगा तो m की वैल्यू -2 पॉसिबल है, यस ये भी पॉसिबल है। और ms स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ पे बात करें b में कि n की वैल्यू 4 है, 4 है, तो क्या l की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, हाँ पॉसिबल हो सकती है। 4 के केस में l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर +½ हो सकता है, b भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे बात करें n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है, ठीक है। अगर 2 है तो -2 से +2 होगा, यहाँ -3 नहीं होगा, ठीक है, ये -3 नहीं होगा, क्योंकि 2 के केस में यहाँ पे जैसा एक्सप्लेन किया है -2 तक, -2 से -2, -1, 0, 1 और +2, तो -3 या +3 नहीं हो सकता। स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन सी है ये इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है। ऑप्शन डी भी वैलिड है, क्योंकि 5 है n की वैल्यू तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक हो सकती है, और इसी हिसाब से एम एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है, और हाफ स्पिन क्वांटम नंबर हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं आंसर दे रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन of 2000 wavelength radiation to 4000 angstrom wavelength. So energy is equal to hc by lambda. Okay. तो h क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। सो वी कैन राइट एनर्जी 1
डिवाइड बाई एनर्जी 2, सो एच सी बाई लैम्डा डिवाइड बाई एच सी, लैम्डा 1 डिवाइड बाई एच सी बाई लैम्डा 2, एच से एच कट जाएगा, एच सी से एच सी कट जाएगा, सो लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1, सो लैम्डा 2 इज हियर 4000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो यहाँ से ये एंगस्ट्रॉम 10 टू माइनस 10 यूनिट होगा, तो ये बेसिकली 2 होगा, सो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू 2 होगा। या यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जिसका लैम्डा अधिक होगा उसका एनर्जी कम होगा, तो रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ 2000 E1 डिवाइड बाई E2 हम लोगों ने किया है, सो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन 2 होना चाहिए। E1 डिवाइड बाई E2 जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन इसका 2 सही होना चाहिए। तो ऑप्शन 14 का डी हमारा सही होगा। ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियस दैट इज आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक की बात कर रहा है यहाँ पे। आइसोटोनिक किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने आइसोटोप्स पढ़ा था, आइसोबार पढ़ा था, अब ये आइसोटोनिक आ गया। तो आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक जो होता है जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, आइसोटोनिक। सो दिस इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब हमें क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि यहाँ पे सारे हमारा क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। ओके, सो अगर हम इस केस में देखें, फर्स्ट केस में, तो इसका मास नंबर 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें भी हमारा 8 हो जाएगा, इसमें देखें तो इसमें भी हमारा 9 8 17, तो ये होगा ट्राइड। तो इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों में सेम है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। बी क्या का देखें तो इसमें 6 होगा, ठीक है, इसमें कितना होगा, इसमें 7 होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसमें हमारा 8 होगा, इसमें हमारा 7 होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अब लास्ट में ये है हमारा 8 है, 8 से 14 और 7 7 14 7 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस बी और सी और डी में हर एक में डिफरेंट है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसमें अधिक है, सेम है। सो वो ऑप्शन ए में सही है। तो आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 1988 में एक मार्क्स में पूछा गया। क्वेश्चन कहता है, द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। वेवलेंथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो the number of electrons undergoing the transition, the nuclear charge of the atom, the difference in the energy level involved in transition, the velocity of electron undergoing the transition। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इस चीज को इसमें बताना है, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। सो वी कैन राइट हियर E1 is equal to hc by lambda 1 and E2 is equal to hc by lambda 2। तो wavelength of spectral line of an electronic transition is inversely proportional। तो आप यहीं से कर सकते हैं कि wavelength किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी लेवल का। तो ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। ओके, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अबव प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व। किसमें किस ऑर्बिटल डायग्राम में अबव प्रिंसिपल हमारा इन्वॉल्व है। तो अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा वो पहले कम एनर्जी में होगा, बाद में अधिक एनर्जी में होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए, ये जो है 2s में फिल किया और फिर 2p में जाकर फिल किया। यहाँ पे जो ये चीज है कि अपोजिट में है, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। ओके, नाउ सेकंड केस में अगर हम देखें तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, उसके बाद 2p में, लेकिन 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता था, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए था। तो इसमें किसमें वायलेट हो रहा है, हमारा ऑप्शन बी में वायलेट हो रहा है अबव प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं, इजी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पीरियोडिक टेबल में इस चीज को हम जानेंगे कि जैसे जैसे
हम लोग राइट हैंड साइड में जाते हैं तो एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, अ, इससे बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस में जैसे जैसे राइट हैंड साइड में जाएंगे तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बाहर में होगा वो सेम होगा, तो अधिक फोर्स से इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जाके फ्लोरीन पे या क्लोरीन पे या ब्रोमीन पे या आयोडीन पे ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, तो ये सेंटर की तरफ बहुत ही ज्यादा अंदर तक आ जाता है, मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो एटम का साइज ऐसे होगा, फिर आगे जाएंगे तो ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। सो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के किसी भी पीरियड में अगर फ्लोरीन तक जाते हैं या क्लोरीन तक जाते हैं, किसी पीरियड की बात कर, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा या तो फ्लोरीन का होगा या क्लोरीन का। तो बेसिकली ये क्या होता है, NS2NP5। आप किसी भी NP5, क्योंकि NP6 में फिर ये फुलफिल हो जाएगा, ओके। तो NS2 और NP5, आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं, या क्लोरीन का या ब्रोमीन का। तो फ्लोरीन या बेसिकली क्लोरीन का आप लिख के देख लीजिए, आपके पास NS2 और NP5 है। जैसे क्लोरीन की कितना होता है हमारा, अगर देखेंगे 17 होगा तो आप करके देख सकते हैं, फ्लोरीन का 9 होता है, उसमें भी करके देख सकते हैं। चलो 1s2 2s2 2p5, देखिए फ्लोरीन का हो गया 9 हो गया, तो 2s2 और 2p5। इसी तरह क्लोरीन का भी आएगा तो वो भी NS2 और NP5 होगा। तो ऑप्शन इसका 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द करेक्ट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम एटम इज। इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा यहाँ पे आंसर क्या मारेंगे, AR4D5N4 3D5N4S1। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे आपको मिलेगा, पहले ही किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमिन का बहुत बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया फर्स्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हैं इस चीज को जाके फर्स्ट वीडियो में, ओके। नाउ आगे चलते हैं, कितना मिनट हो गया, 22 मिनट की वीडियो हो गई, तो ये 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ओके। द करेक्ट 19 क्वेश्चन हो गया। अब अगेन कह रहा है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन एटम। सो क्लोरीन एटम की बात कर रहा है, चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अभी अभी हमने बात किया 3p5, तो अभी अभी हमने बात किया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होता है, NS2 और NP5 होता है, NP5 होता है। तो ये यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। अब इसका करेक्ट हमें क्या निकालना है, क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन में कहाँ पे है, P में, ठीक है। तो P के लिए हमारा 0 1, 3 के लिए 0 1 और 2 होगा, ठीक है। तो 0 भी हो सकता है, तो 3 के साथ यहाँ पे क्या गिवन है, 1 भी है, सो 1 भी है, और क्या गिवन है, द करेक्ट सेट ऑफ फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है इसमें। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 होगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो नहीं होगा। 3 के साथ ये 1, और 3 के साथ हमारा क्या हो सकता है, 0, क्योंकि p ऑर्बिटल में है तो 0 1 होगा, ओके। 0 1 होगा क्योंकि p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 और 1 होगा, और 1 के साथ प्लस या -1 हो सकता है, तो 1 हम लोग ले लेते हैं। और लास्ट अनपेयर्ड है तो स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा 20 का क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो 20 तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट सेट में अगेन हम लोग चाहे कोशिश करेंगे कि 10-12 क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो आपको 20-25 मिनट का जो वीडियो है इसमें 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो एकदम फास्ट तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो MCQ जो PYQs पूछा गया है वो भी आपको यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही सारे वीडियोस अभी अपलोड होने वाले हैं इस तरह का, जो कि क्वालिटी बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक हो या स्पीड हो, क्लास लेने का स्पीड ज़्यादा तेज है या स्लो करना है या ज़्यादा समझाना है, तो प्लीज़ फीडबैक जरूर बताएं, उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, राइट। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।